नमस्कार, सूर्य प्रभानी में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। आज आपको ले चलता हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जहां दिल्ली में उसके नेशनल नवनियुक्त प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ अपने आगे के नीतियों के बारे में बताया। स्वास्थ्य और नीतिगत उसकी स्थितियां क्या है, आईएमए की चिंताएं क्या है, क्या करना चाहिए और सरकार से को किस तरह से वो मदद करेंगे, इन सारी बातों पर उन्होंने खूब चर्चा किया। सबसे पहले उन्होंने कहा यूनिवर्सल हेल्थ केयर अर्थात जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकार के रूप में मान्यता देता है। उनका कहना था कि राज्य का दायित्व है कि वह उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करे, साथ ही पीने के पानी, स्वच्छता सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं निर्धारकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में प्रत्येक नागरिक के लिए बुनियादी स्वास्थ्य पैकेज का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर काफी जोर दिया। साथ ही स्वास्थ्य वित्त पोषण पे उनका कहना था कि सरकार द्वारा जीडीपी का 1.1% से लेकर के 1.6% तक का आवंटन दुनिया में सबसे कम में से एक है और इसको बढ़ा करके जीडीपी का लगभग 2.5% होना चाहिए। इस पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को बड़े पैमाने पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले आउट ऑफ पॉकेट व्यय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस पर ध्यान भी दे रही, कई जगह जो है इसके लिए सरकार फंडिंग भी कर रही है। उसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई है जो सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह उठाया गया कदम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध मतलब संक्रामक रोगों के मोर्चे पर एएमआर द्वारा एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, जिससे चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इससे रुग्णता और मृत्यु दर बढ़ती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पे काम पर जोर दिया। दवाओं की गुणवत्ता संबंधित मामले पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। आईएमए किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से सरकार से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है, इन सब बातों की चर्चा की। और उन्होंने ये जरूर खुशियां जाहिर की इस पर कि भारत में अब 700 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं और 1 लाख से ऊपर हर वर्ष एमबीबीएस स्नातक निकलेंगे। सरकार के द्वारा ये एक अच्छा सराहनीय प्रयास है। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल पर हिंसा जो एक होता है, कई बार किसी चीज़ को लेकर के अस्पताल में जो पहुंचते हैं रोगी को लेकर के, उनके अटेंडेंट वो उलझ जाते हैं डॉक्टर से, और इसको लेकर के उन्होंने केंद्रीय कानून के अभाव में 23 राज्यों के कानून अप्रभावी हैं, जिस पर चिंता जाहिर किया। और उन्होंने यह भी कहा कि अब नए वित्त वर्ष में सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसके लिए हम एक स्वास्थ्य घोषणा पत्र जारी करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि यह इसमें बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें डॉक्टर आरवी अशोकन ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और क्या कुछ कहा यहाँ सुना भी जा सकता है। Freedom struggle, independence is part of organizing the doctors to contribute in that. As a matter of fact, 2 chief ministers of India, one from Gujarat,
And Dr. P.C. Rai from West Bengal were from IMA. They were IMA presidents. Dr. P.C. Rai was in addition was the president of Medical Council of India. So there was the legacy of Indian Medical Association is that we were part of this making this nation. So we take this responsibility very seriously as a nation builder. And this 2028 Indian Medical Association will be 100 years old. And we have grand plans to observe that in a grand way. One that we have come today before you is on the issues of health of the nation. It's what are our policies and where we stand as a medical profession. This is the health of the nation. It's not about the demands of the medical profession. It's about what is our policy stand and how we look at health. The most important thing is about the universal health care that we would want the government to take it forward in all seriousness. Indian Medical Association believes the state has a fundamental obligation to provide appropriate medical care. It's the obligation of the state to provide its citizens. And the entitlement of the patient or the citizens of this country will be at least for a basic health package which should be provided by the government in primary care, secondary care and tertiary care. Apart from what the government can directly provide as a basic package, there has to be a strategic purchase from the private sector for services which perhaps made available to the citizens outside what the government setup can provide. We have an opinion on the financing of the health system. I may believe that a tax-based health financing will be the appropriate one for India. Contributory health insurance offers incomplete coverage and restricted services. So the best model for our country will be tax-based